जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जो हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर सुधीर के अरोरा वाली पुस्तक का जो आज हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा होगी, वार्तालाप होगा, वो होगा टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट। आओ इनका पहले जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद में इनसे रिलेटेड सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो 30-30 करके आएंगे, 30-30 क्वेश्चंस आएंगे 2-3 वीडियोज़ में। तो देखिएगा, टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को हुआ था। कब हुआ था? टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को। कहाँ हुआ था? सेंट लुइस में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेंट लुइस में हुआ था, मिसौरी, जो अमेरिका में पड़ता है। टी.एस. इलियट कहाँ के थे? मिसौरी एक स्थान है अमेरिका में, मिसौरी शहर था और गांव सेंट लुइस में हुआ था। 26 सितंबर था, 1888 सन था। पिता का नाम था हेनरी वेयर इलियट। क्या नाम था? हेनरी वेयर इलियट। ये एक सफल व्यापारी थे, प्रेसिडेंट थे और ब्यूजियर ऑफ द हिड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी, हिड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी के ये मालिक थे और बिजनेसमैन थे और चेयरमैन थे, मुख्य थे। किसके? हिड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी के ये मुख्य थे और ब्रीजुरर थे इनके पिता। कौन? हेनरी वेयर इलियट। इन सेंट लुइस में एक कंपनी चलती थी जिसका नाम था हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक, तो उसके ये प्रेसिडेंट और ब्रीजुरर थे, मालिक थे। मम्मी क्या थी? मम्मी का नाम था चार्लोटी चैम्पे स्टर्न्स। क्या नाम था? चार्लोटे चैम्पे स्टर्न्स, जो एक कवित्री थी और समाज सुधारक थी। चार्लोटे चैम्पे स्टर्न्स इनकी माता का नाम, जो एक कवि थी और समाज सुधारक थी। तो फिर एक बार देख लो, 26 सितंबर 1888 को जन्म, सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका। हेनरी वेयर इलियट इनके पिता, जो सफल बिजनेसमैन और हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी के मालिक। माता इनकी चार्लोटे चैम्पे स्टर्न्स, जो एक कवित्री और समाज सुधारक। शिक्षा ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े और मेरटॉन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े। कहाँ कहाँ पढ़े? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े। कौन? टी.एस. इलियट। हार्वर्ड और मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़े। पत्नी इनकी 2 शादियाँ हुई, एक 1915 में हुई और एक 1957 को हुई। 1915 में इनकी शादी जो हुई वो हुई विवेन्या हाईवुड के साथ में, ह्यू वुड, और 1957 में हुई वैलेरी इलियट। किसके साथ में? वैलेरी इलियट। 1957 में शादी हुई वैलेरी इलियट के साथ में और 1915 में शादी हुई विवेन्या हाईवुड के साथ में। ऑनर्स, इनको सम्मान क्या क्या मिला? 1948 में इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला और 1948 में ही ऑर्डर ऑफ मेरिट बनाए गए। दोनों सम्मान इनको 1948 में ही मिले, नोबेल प्राइज़ भी और ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको 1948 में ही मिला। ऑक्यूपेशन, इनका कार्य क्या था? क्या इनका व्यवसाय था? तो ये 20वीं शताब्दी के, यानी आधुनिक युग के, 20वीं शताब्दी मीन्स आधुनिक युग के अंग्रेजी कवि हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं और साहित्यिक सामाजिक व्यंग्यकार हैं। फिर देखिएगा, 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक युग के अंग्रेजी के कवि हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, साहित्यिक और सामाजिक व्यंग्यकार हैं। तो फिर एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा, 26 सितंबर 1888 को जन्म, सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में। पिता हेनरी वायर इलियट, सफल बिजनेसमैन और हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी के मालिक। सेंट लुइस में ही ये कंपनी थी। माता चार्लोटे चैम्पे स्टर्न्स, कवित्री
और समाज सुधारिका। शिक्षा इन्होंने हार्वर्ड और मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पाई। पत्नियां इनकी दो थी, एक 1915 में शादी हुई और एक 1957 में हुई। 15 में विवेन्या हाईवुड और 57 में वैलेरी इलियट। सम्मान इनको 1948 में हुआ। 1948 में ही नोबेल प्राइज और 1948 में ही ऑर्डर ऑफ मेरिट। और ये इनका व्यवसाय 20वीं शताब्दी यानी आधुनिक युग के ये कवि, निबंधकार, नाटककार, साहित्यिक और सामाजिक व्यंग्यकार। मृत्यु कब हुई? अब इनका अगला पॉइंट मृत्यु। तो ये मृत्यु इनकी हुई किससे? एम्फीसेमा से। एम्फीसेमा एक बीमारी होती है, जनवरी महीना और 1965 सन में ये इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? केनसिंगटन में इसकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? कैंगस्टन में इनकी मृत्यु हुई जनवरी महीना 1965 में एम्फीसेमा की बीमारी से। और ये कैंगस्टन जो है वो लंदन में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड में लंदन शहर, और लंदन शहर के पास में कैंगस्टन एक पड़ता है मोहल्ला, जिसमें इनकी जनवरी महीने में 1965 में मृत्यु हुई। तो ये तो इनका संक्षिप्त विवरण था। अब एक एक पॉइंट देखिएगा बारीकी से। उसका जन्म यानी इलियट का जन्म एक बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में इसका जन्म हुआ था। किसका? टी.एस. इलियट का 26 सितंबर 1888 को। उसके पूर्वज 1668 में एस्ट केकर इन समर्स्टशायर इंग्लैंड से मिग्रेट अमेरिका आए थे। मतलब इनके जो पूर्वज थे वो 1668 में पूर्वी केकर, जो समर्स्टशायर इंग्लैंड में पड़ता है, पूर्वी केकर से मिग्रेट में आए थे। मिग्रेट पड़ता है अमेरिका में, और पूर्वी कोकर जो ये एक स्थान है ये पड़ता है समर्स्टशायर इंग्लैंड में। तो वहाँ से आए थे समर्स्टशायर इंग्लैंड से, पूर्वी कोकर से मिग्रेट में आके वैसे से इनके पूर्वज 1668 को। अगला पॉइंट, स्वभाव से वह साई रेदर एक इंट्रोवर्ट था। मतलब स्वभाव से वो शर्मीला था, थोड़ा डरपोक था और इंट्रोवर्ट था, मतलब नई नई बातें सोचने वाला था। अपनी साइनेस से मुक्ति के लिए उसने बॉक्सिंग लेसन सीखे, मतलब उसको शर्म ना लगे इसके लिए उसने बॉक्सिंग सीखी। क्या सीखी? बॉक्सिंग सीखी। स्वभाव से ये शर्मीला था, इसके लिए उसने बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी सीखी। फिर आया सन 1898, 88 में जन्म हुआ। 98 में जब 10 साल के हो गए तो 98 से 1905 तक उसने स्मिथ एकेडमी में प्रवेश लिया। शुरुआती शिक्षा किस में आई? 1898 से 1905 तक इसने स्मिथ एकेडमी में प्रवेश लिया। वहाँ उसने क्या क्या सीखा? 1898 से 1905 तक उसने स्मिथ एकेडमी में प्रवेश लिया। वहाँ उसने लैटिन और प्राचीन ग्रीक और फ्रेंच और जर्मन भाषा का अध्ययन किया। किसका किसका? लैटिन, प्राचीन ग्रीक, फ्रेंच एवं जर्मन भाषा का अध्ययन किया। और 1900 में उससे के लिए गोल्ड मेडल मिला। 1900 में उसके लिए, मतलब अध्ययन किया इसने लैटिन और फ्रेंच, ग्रीक और जर्मन का, तो उसके लिए उसको 1900 में क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। और 1900 उसने 14 साल की उम्र से ही एडवर्ड फिट्जक्योरल्ड 14 साल की उम्र में ही एडवर्ड फिट्जक्योरल्ड के रुबैयाट ऑफ ओमर खयाम, मतलब उनके जो रुडयार्ड एडवर्ड रुडयार्ड फील्ड थे, तो उनका एक रुबैयाट ऑफ ओमर खयाम और ए ट्रांसलेशन ऑफ द पोट्री ऑफ ओमर खयाम, मतलब एक ट्रांसलेशन था पोट्री का, ओमर खयाम से प्रभावित होकर पोट्री लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें ये बता रहा है कि जो ये एडवर्ड फिट्जजेराल्ड जो थे, इनकी जो एक कृति थी रुबैयाट ऑफ ओमर खयाम, ये इन्होंने लिखी थी। और ये रुबैयाट ऑफ ओमर खयाम जो था, ये ओमर खयाम की कविता का अनुवाद था। क्या था? ओमर
खयाम की कविता का अनुवाद किया था एडवर्ड साहब ने। तो इससे ये प्रभावित होकर इन्होंने पोट्री लिखना प्रारंभ कर दिया। उसकी पहली कविता, ध्यान देना, इलियट की पहली कविता ए फेबल फॉर फीस्टर्स, जो एक स्कूल एक्सर्सन की, मतलब स्कूल में इसने लिखी। कौन सी? फेबल फॉर फिस्टर। ये आ सकता है कि स्कूल में प्रकाशित होने वाली पहली कविता इलियट की कौन थी? तो पहली कविता थी ए फेबल फॉर फिस्टर्स। फिर 1905 सन आया, फरवरी महीने में स्मिथ एकेडमी में प्रकाशित कराई गई। ये कविता जो फेबल फॉर फिस्टर्स थी, तो ये 1905 को स्मिथ एकेडमी जो यहाँ पढ़ता था, अध्ययन करता था, वहीं इसकी ये कविता प्रकाशित कराई गई। अप्रैल 1905 में दी हार्वर्ड एडवोकेट, यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों का मैगजीन में यही पुरानी सर्वाइविंग कविता सॉन्ग लिरिक या बाद में रिवाइज किया था। मतलब 1905 अप्रैल महीने में हार्वर्ड एडवोकेट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के मैगजीन में यही कविता दोबारा से छपी सॉन्ग लिरिक बन के। उसने 1905 में ही शॉर्ट स्टोरीज भी प्रकाशित कराई। मतलब 1905 में उसने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी प्रकाशित करवाई। कौन कौन? जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे। कौन सा शॉर्ट स्टोरीज 1905 में प्रकाशित करवाया? बर्ड्स ऑफ प्रे। दूसरा है ए टेल ऑफ ए होल, ए टेल ऑफ ए होल। तीसरा है द मैन हु वाज किंग। 3 शॉर्ट स्टोरीज इनकी प्रकाशित हुई 1905 में। कौन कौन? बर्ड्स ऑफ प्रे, ए टेल ऑफ ए होल, द मैन हु वाज किंग। अगला है 1905 में वह मिल्टन एकेडमी 1905 में वह मिल्टन एकेडमी मैस कसेट्स में गए। कहाँ गए? मिल्टन एकेडमी कहाँ है? मासाकासेट्स में गए, जहाँ उसे स्कोफील्ड थायर मिले। कौन मिले? स्कोफील्ड थायर मिले, जिसने बाद में द वेस्टलैंड प्रकाशित की। तो 1905 में ये मिल्टन एकेडमी गए। मिल्टन एकेडमी कहाँ थी? मासाकासेट्स में थी, जहाँ उसे स्कोफील्ड थायर मिले, और जिसने बाद में, मतलब स्कोफील्ड थायर ने ही बाद में उसकी एक कृति, फेमस कृति है द वेस्टलैंड प्रकाशित की। 1906 से 1909 तक हार्वर्ड कॉलेज में इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 1905 तक पढ़े स्मिथ एकेडमी में, फिर 1906 में ये पढ़े हार्वर्ड कॉलेज में, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 4 साल की बजाय 3 साल में ही इन्होंने बैचलर डिग्री जो है ग्रहण की। 4 साल उस समय बैचलर होता था, और उन्होंने 3 साल में ही दर्शन शास्त्र कर लिया। उन्होंने आर्थर सीमोन की सिम्बोलिस्ट मोमेंट इन लिटरेचर, जो 1899 में आई थी, आर्थर सीमोन की द सिम्बोलिस्टिक मोमेंट इन लिटरेचर पढ़ा। क्या पढ़ा? सिम्बोलिस्टिक मोमेंट इन लिटरेचर नामक पुस्तक पढ़ी, जो आर्थर सीमोन की लिखी हुई थी। इससे उसका परिचय, मतलब सिम्बोलिस्टिक मोमेंट इन लिटरेचर पढ़कर इससे उसका परिचय जूल्स लैफोर्ग्यू, आर्थर रिम्बाउड और पॉल वर्लेन से हुआ। किनसे हुआ? जूल्स लैफोर्ग्यू और आर्थर रिम्बाउड और पॉल वर्लेन से हुआ। 3 लेखकों से उसका परिचय हुआ। जूल्स लैफोर्ग्यू, आर्थर रिम्बाउड और पॉल वर्लेन से हुआ। 1909 से 1910 तक हार्वर्ड में दर्शन सहायक का कार्य करने के बाद वह पेरिस गया। 1909 से 1901 साल उसने हार्वर्ड में दर्शन सहायक का कार्य किया, फिर वह पेरिस चला गया, जहां 1910 से 11 तक उसने शारबोन में दर्शन का अध्ययन किया। कहाँ किया? मतलब पहले इसने हार्वर्ड में दर्शन शास्त्र के पद पर सहायक कार्य अध्यापक रहा, फिर 10-11 तक वो चला गया। कहाँ? पेरिस, और वहाँ उसने सॉरबोन नामक स्थान पर दर्शन का अध्ययन किया। अब आ जाइएगा 1911 से 1914 तक वह हार्वर्ड दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लौट आया। फिर लौट आया, 11 से 14 तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके लौट आया और ग्रेजुएट विद्यार्थी की भांति अध्ययन किया। अब उसने 3 साल 11 से 14 तक ग्रेजुएट विद्यार्थी की भांति अध्ययन किया और डॉक्टरल थेसिस
नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडले पर प्रारंभ किया। उसने एक थेसिस, डॉक्टरल थेसिस, मतलब एक ये कहा जाए जिसे PhD नहीं, शोध उसने डॉक्टर थेसिस यानी उसकी जो शोध का विषय था वो क्या था, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब ज्ञान और अनुभव। F.H. ब्रैडले की दर्शन में क्या ज्ञान है और क्या अनुभव है, इस पर उसने लिखना स्टार्ट किया। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ F.H. ब्रैडले। 1914 में वह मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से फिलोसफीस पर इंग्लैंड गया, मतलब फिलोसफी मतलब जो उसे स्कॉलरशिप मिली उस पर वो इंग्लैंड गया। और 22 अक्टूबर 1914 को लंदन में वह एजरा पाउंड से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1914 में वो मॉर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, जहाँ वो पढ़ता था, वहाँ से वो फेलोशिप पर इंग्लैंड गया और वहाँ 22 अक्टूबर 1914 को लंदन में इजरा पाउंड से मिला। कब मिला? 22 अक्टूबर 1914 को वह इजरा पाउंड से मिला। यह मुलाकात उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मतलब इजरा पाउंड 22 अक्टूबर 1914 को इजरा पाउंड से मिलना ही उनका यह टर्निंग पॉइंट जीवन का हुआ। पाउंड क्या करते थे, टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ? पाउंड उसके साहित्यिक मेंटर हो गए। क्या हो गए? साहित्यिक मेंटर। उसको साहित्य के बारे में सारी सलाह देने वाले हो गए और उसकी कविताओं को समालोचनात्मक दृष्टिकोण जोड़कर प्रकाशित कराया। मतलब कैसा क्या जनता चाहती है, कैसी क्या आलोचना होगी किन किन बिंदुओं पर, ये सब पहले से ही अच्छी अच्छी बारीकियां सिखाकर तब प्रकाशित कराए, जिससे उसके संग्रह जो थे, कविताएं जो थीं, उसके निबंध जो थे, वो सब क्या थे, बहुत फेमस हुए। 20 जून 1915 को फिर क्या हुआ? 20 जून 1915 को उसने विवेन हाईवुड, लंदन गर्ल, एक लंदन की लड़की थी जिसका नाम था विवियन हाईवुड, से शादी कर ली, जो एक कैम्ब्रिज गवर्नेस थी, कैम्ब्रिज में नौकरानी थी। शादी असुखद साबित हुई। शादी तो कर ली विवियन हाईवुड से, लेकिन शादी जो थी वो असुखद साबित हुई, क्योंकि विवियन का स्वास्थ्य सही नहीं था, मतलब अस्वस्थ रहती थी वाइवियन। एलियट स्वयं कहता है, टू हर द मैरिज ब्राट नो हैप्पीनेस टू मी। टू हर द मैरिज, उससे शादी करके, ब्राट नो हैप्पीनेस, कोई प्रसन्नता नहीं लाई, टू मी, मेरे लिए। इट ब्राट द स्टेट ऑफ माइंड आउटकम द वेस्टलैंड, और इट, ये लाया मेरे लिए, स्टेट ऑफ माइंड मतलब मेरे दिमाग में ये स्थिति बन गई ये शादी से, कम दी वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के पास में है। उनके ये संबंध 1984 के एक नाटक टॉम एंड विव, कौन सा नाटक 1984 में? टॉम और विव में संबंध हो गया, जिस नाटक पर 1994 में एक फिल्म बनी। उनका एक नाटक है 1984 में प्रकाशित हुआ, टॉम और विव, जिस पर एक नाटक जो था टॉम और विव, इस पर 1994 में फिल्म बनी। और इस नाटक में उसके जो पहली पत्नी 1915 में उसने शादी की थी वाइवियन हाईवुड से, तो उसके ये जो संबंध थे उसको दर्शाया गया। अगला पॉइंट, 1917 में उसने लंदन में लायोडस बैंक में फॉरेन अकाउंट्स के पद पर कार्य किया। लायोडस बैंक थी, उसमें फॉरेन अकाउंट्स पर काम किया बेचारे ने 1917 में, जब पैसे से एक तंगाई हो गई। पहले वह आर्थिक तंगाई से एक स्कूल अध्यापक भी बना, बाद में उसे छोड़ दिया, फिर बैंक में काम किया। इसके पहले उसने अध्यापक का काम किया, पैसे की तंगाई के कारण, फिर उसको भी छोड़ दिया। अब लायोडस बैंक में वो क्या हुआ, फॉरेन अकाउंट्स के पद पर कार्य करने लगा। फिर 1917 के बाद 1925 में उसने लायोडस छोड़ दी, फिर वहाँ भी उसने बैंक जो थी वो छोड़ दी, अध्यापक से बैंक भी छोड़ दी। और फेबर एंड गॉयर प्रकाशन, एक पत्र था, फेबर और गॉयर प्रकाशन फर्म ज्वाइन किया, ये प्रकाशन फर्म था, उसको ज्वाइन किया। और बाद में फेबर एंड फेबर को ज्वाइन किया। पहले फेबर और गायर को ज्वाइन किया, फिर फेबर एंड फेबर को ज्वाइन किया, जहां उसने अपने कैरियर से रेस्ट लिया। यद्यपि वह डायरेक्टर बन गया था, वहां उसने अपने कैरियर को समाप्त कर दिया, यद्यपि वो फेबर एंड फेबर का क्या हो गया था, डायरेक्टर हो गया था। 1917 से 1919 तक असिस्टेंट, इसका कार्य है असिस्टेंट एडिटर ऑफ द एगोस्ट, मतलब ये जो एगोस्ट पत्र था उसका असिस्टेंट एडिटर हुआ। कब? 1917 से 1919 तक रहा। फिर 1923 में वो एडिटर ऑफ क्रिटिकेरियन का एडिटर किस पहले बना,
एगोस्ट पत्र का, ईगोइस्टिक पत्र का एडिटर बना, असिस्टेंट एडिटर। 1923 में एडिटर किसका बना, क्रिटेरियन का। और 1927 में ब्रिटिश सिटीजन ऑफ एज का, ब्रिटिश सिटीजन ऑफ एज का ये क्या हो गया, ब्रिटिश सिटीजन एट एज ऑफ 39 रिनाउंसिंग हिज अमेरिकन सिटीजनशिप आल्दो ही मूव्ड टू ब्रिटेन एट द एज ऑफ 25। तब इसको जो 1927 में ये घोषणा की गई, जब ब्रिटिश सिटीजन ऑफ एज आया तो 39 साल का था, तब ये घोषणा की गई कि वह एक अमेरिकी है। यद्यपि वो वहाँ ब्रिटिश में 25 साल से रह रहा था, 25 की उम्र से 25 साल का था तभी से रह रहा था, लेकिन 39 का हो गया था भाई। 1914 में आया था, 22 अक्टूबर 1914 को लंदन में मिला था एजरा पाउंड से, तो तब से रहे था। लेकिन अब जो है 1927 में उसे बताया गया कि जब 29 साल का हो गया, उससे बताया गया कि आप जो है अमेरिकन नागरिकता है आपकी, वो समाप्त नहीं होगी। मुख्य तौर पर वह एंग्लो कैथोलिक जाना गया। जब एंग्लो कैथोलिक जाना गया तब उसको ये कहकर वहाँ से भगाने की कोशिश की गई कि वह एक अमेरिकी है। उसने खुद घोषणा की, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। क्लासिस्ट्स इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये उसने घोषणा की। क्लासिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य में क्लासिस्ट और राजनीति में रॉयलिस्ट और एंग्लो कैथोलिक धर्मों में लगभग 30 साल बाद, मतलब उसने बताया कि साहित्य में क्लासिस्ट और राजनीति में रॉयलिस्ट और धर्मों में एंग्लो कैथोलिक नंबर 1 है। तो इसीलिए एंग्लो कैथोलिक की वहाँ वैल्यू नहीं थी लंदन में, इसीलिए एंग्लो कैथोलिक वालों को भगाने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 30 साल बाद ने अपने धार्मिक विचारों पर कमेंट किया और कुछ जोड़ा उसने। अब इसमें क्या जोड़ दिया, 30 साल बाद उसने क्या जोड़ा, एक कैथोलिक कास्ट ऑफ माइंड। एक कैथोलिक जो है दिमाग की एक कैथोलिक फेंक है, ए कॉल्विनिस्ट हेरिटेज एंड ए प्यूरिटेनिकल टेम्परामेंट। 1933 में उसके 1932-33 के नॉर्टन लेक्चर्स ऑफ हार्वर्ड, मतलब 1933 सन आया और जो 32-33 में उसने नॉर्टन लेक्चर्स दिए थे, कहाँ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कि यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब उसने कौन सा लेक्चर दिया था, द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से। मतलब जो उसने नॉर्टन लेक्चर एट हार्वर्ड में नॉर्टन लेक्चर दिए थे, तो उस लेक्चरों को संग्रहित किया गया और प्रकाशित कराया गया किस नाम से, द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, 1933 के नाम से प्रकाशित हुए। बाद में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर्स, फिर वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो लेक्चर थे तो वो प्रकाशित हुए, द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, 1933 के नाम से प्रकाशित हुए। बाद में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर्स आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स के नाम से प्रकाशित। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1943 में, मतलब लेक्चर जो वर्जीनिया विश्वविद्यालय में दिए गए जिनका नाम था आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, 1943 के नाम से प्रकाशित। और इसी साल उनकी पत्नी वाइवियन से अलग हुए जो 1947 में मरी। मतलब 1943 में जो वर्जीनिया विश्वविद्यालय में उन्होंने लेक्चर दिए तो वो आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स के प्रकाशित हुए। प्रकाशित कब हुए, 1943 में। और इसी साल उनकी जो पहली पत्नी 1915 में हुई थी वाइविनिया, उनसे वो अलग हुए। और फिर 1947 में इनकी पहली पत्नी जो थी वाइविनिया मर गई। अब 1948 आया, 47 में पत्नी मरी, 48 में नोबेल प्राइज इनको मिला लिटरेचर के लिए फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोट्री। ये कहते हुए इसको दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोट्री। दूसरा गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1948 में उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला और नोबेल प्राइज साहित्य का मिला। हिज आउट, उसकी सूझबूझ, पायनियर सूझबूझ के लिए, पायनियर सूझबूझ के योगदान के लिए आधुनिक युग में इसके लिए नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट भी हुआ। अब 1957 में 68 साल का वो हो गया, तब उसने शादी की मिस एस्मे वैलेरी फ्लेचर से, मिस एस्मे वैलेरी फ्लेचर से, जो 30 साल की थी। स्वयं तो 68 साल का है
और 30 साल की लड़की से शादी उसने की। कब? 10 जनवरी को शादी की, 1957 था। लड़की का नाम मिस एस्मे वैलेरी फ्लेचर था। जो हु हिज सेक्रेटरी, जो उसकी सेक्रेटरी थी फैबर स्कूल पत्रकारिता, जब फैबर एंड फैबर पढ़ता था, अगस्त 1949 से उसकी क्या थी, 1949 से सेक्रेटरी थी फैबर एंड फैबर, जब वो प्रकाशन करता था पत्र। और 1957 में शादी की 10 जनवरी को, और वो 30 साल की थी। कौन? इसमें वैलेरी फ्लेचर। अब 1964 में क्या हुआ? 1964 में यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम, इसको ये मेडल मिला। कौन सा? यूएस मेडल ऑफ फ्रीडम। 1965 में 4 जनवरी को मर गया ये। किससे? एम्फाइसेमा एट हिज होम, अपने घर पर ही मरा, जो उसका घर था कैंगिस्टन इन लंदन, जो लंदन में उसका घर था, लंदन कैंगिस्टन लंदन में उसका घर था। 4 जनवरी 1965 को उसकी मृत्यु हो गई। क्रीमेटेड, और उसे जलाया कहाँ गया? एट गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटेरियन, मतलब गोल्डर्स ग्रीन कब्रिस्तान में उसको जलाया गया, क्रीमेटेड किया गया। और 17 अप्रैल 1965 को, 4 जनवरी 1965 की मृत्यु हुई और गोल्डर्स ग्रीन कब्रिस्तान में जलाया गया। और 17 अप्रैल 1965 को उसकी इच्छा अनुसार उसकी अस्थियों को पूर्वी कोकर में सेंट मीचेल्स चर्च लाया गया। उसकी इच्छा थी कि हमारी अस्थियों को सेंट मीचेल चर्च में लाया जाए, जो पूर्वी कोकर में है। तो ईस्ट कोकर उसके पूर्वजों का गांव था। इसकी इच्छा ऐसी थी, जो ईस्ट कोकर था वहाँ जो सेंट मीचेल का चर्च था, तो ईस्ट कोकर में, तो वहीं ये कहता था कि हमारी अस्थियों को गाड़ दिया जाए। ए वॉल प्लेक्यू कॉमेरेट्स हिम विद ए कोटेशन फ्रॉम हिज पोएम। और ए वॉल, उसकी दीवालों पर एक कॉमरेड्स, मतलब ये संचय किया जाए, एक कोटेशन लिखा जाए, ऐसी भी उसकी इच्छा थी। क्या लिखा जाए? उसकी जो कब्र बने उसकी दीवालों पर क्या लिखा जाए, उसकी क्या इच्छा थी? ईस्ट कोकर एक कविता है, तो उसमें वो बताता है कि ईस्ट कोकर उसकी इच्छा क्यों है, क्या उसकी दीवालों पर लिखा जाए। लिखा है, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई बिगनिंग, मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत है। इन माई एंड इज माई बिगनिंग, और मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है। मेरी शुरुआत में ही मेरा अंत है और मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है। ऐसा उसने कहा था कि दीवालों पर लिखा जाए ईस्ट कोकर में, सेंट मीचेल्स चर्च में। 1967 में उसकी मृत्यु की दूसरी बरसी पर एक बड़ा पत्थर लगाया गया और उस पत्थर पर लिखा गया, पोएट्स कॉर्नर इन लंदन्स वेस्टमिनिस्टर अबे इंस्टॉल किया गया। ये लिखा गया पोएट्स कॉर्नर इन लंदन्स वेस्टमिनिस्टर अबे, जिस पर उसकी जीवन तिथियां अंकित की गईं। हिज ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ए कोटेशन, उसकी जो सही सीरियल से उसकी जीवन तिथियों में क्या क्या घटनाएं हुई। 1967 में पत्थर लगाया गया उसकी कब्र पर, ये कहते हुए पोएट्स कॉर्नर इन लंदन्स वेस्टमिनिस्टर अबे, और उस पर फिर उसकी तिथियां लिखी गई और उसके कोटेशन को भी लिखा गया जो लिखना चाहता था। कोटेशन क्या लिखा गया? लिटिल गाइडिंग कविता से उसका कोटेशन जो है वो लिखा गया, द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्यू विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। द कम्युनिकेशन ऑफ द डेड इज टंग्ड विद फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग, ये कोटेशन लिखा गया। वो भी लिखा गया जो हम बता रहे थे, इन द बिगनिंग इज माई एंड, इन द एंड इज माई बिगनिंग। मेजर वर्क्स, कुछ इनकी अब रचनाएं देख लो। कविताएं कौन कौन सी हैं? 1917 में इन्होंने क्या किया, इनकी रचनाएं आई, फ्रुक रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। कौन सी आई 1917 में? फ्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। दूसरी कविता आई, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। इलियट का पहला मेजर पोएम जो थी, मुख्य पोएम थी, इट वाज पब्लिश्ड इन इजरा पाउंड्स इंस्टीटेंस, मतलब पहला जो इनका मुख्य कविता थी वो इजरा पाउंड के जोर देने पर प्रकाशित की गई। ए मैगजीन ऑफ वर्स, एक काव्य की ही मैगजीन थी, उसमें प्रकाशित की गई। आफ्टर पाउंड परस्यूडेड द मैगजीन एडिटर हैरियट मॉन्जे, और ये हैरियट
हैरियट मोनेरो जो थे मैगजीन के प्रकाशक, उनसे राय लेकर प्रकाशित की गई, उनकी इजरा पाउंड के ज़्यादा जोर दबाव पर। द पोएम वाज लेटर पब्लिश्ड इन ए सेपरेटेड बुक एज पार्ट ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोट्री प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इन 1917। फिर ये 1917 में प्रकाशित की गई। कौन? प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। पहले एलियट ने प्रकाशित मुख्य कविता ये प्रकाशित की गई इजरा पाउंड के जोर पर कविताओं में। मैगजीन का नाम जो था, जो मैगजीन थी, वो हैरियट मोनेरो चला रहे थे। ये कविता बाद में भी प्रकाशित हुई, अलग से प्रकाशित हुई। पहले तो एक ही में हुई, लेकिन बाद में अलग से भी प्रकाशित हुई एलियट के प्रथम पब्लिश कलेक्शन पोट्री के साथ में। अगली है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये कविता है। आंट हेलन, मतलब ये कविता भी प्रकाशित हुई है, इसका कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें 1917 में ये कविताएं और भी आई। कौन कौन? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कविता है। आंट हेलन, ये भी कविता, आंट हेलन। प्रील्यूड्स देखो, एलियट की कविता है एक प्रील्यूड, दी प्रील्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अगला है हैप्सोडी ऑन ए वाइंड नाइट, हैप्सोडी ऑन ए वाइंड नाइट। ए बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, ए बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट। 1917 से प्रकाशित करना स्टार्ट किया। पहली रचना प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, ये इजरा पाउंड के कहने जोर देने पर प्रकाशित हुई। मैगजीन जिस काव्य की मैगजीन में प्रकाशित कराई गई उसके प्रकाशक करता थे, एडिटर थे हैरियट मोनेरो। और फिर बाद में इसका कलेक्शन आया जिसमें सारी कविताएं आई। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, आंट हेलन, प्रील्यूड्स, हैप्सोडी ऑन ए वाइंड नाइट, ए बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट। मिस्टर अपोलियो नॉक्स, मिस्टर अपोलियो नॉक्स, ये कविताएं इतनी आई। 1920 में कौन कौन सी कविताएं इसकी आई, ध्यान देना। 1920 में आई जीरोनसन, शिवने एमॉन्ग दी नाइटिंगेल्स, शिवने एमॉन्ग दी नाइटिंगेल्स, जीरोनसन। दी हिप्पोटैमस, 1920 की कविताएं हैं। जीरोनसन, शिवने एमॉन्ग दी नाइटिंगेल्स, दी हिप्पोटैमस, हिपोपोटैमस। विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस, बहुत अच्छी कविता है, मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस। ये 1920 की कविताएं। आगे देखिए 1920 में ही कुकिंग एग आई, एक कविता कुकिंग एग भी आई उन कविताओं के साथ में। अब 1922 में क्या क्या हुआ? 1922 में दी वेस्टलैंड प्रकाशित हुई जो 434 लाइन थी। कितनी लाइन थी वेस्टलैंड में? 434 लाइन थी। दिस कलेक्शन हैज 5 पार्ट्स, ये 5 भागों में ये वेस्टलैंड जो थी 1922 को आई, ये 5 भागों में विभाजित था। क्या? पहला था द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ब्यूरियल ऑफ द डेड। दूसरा भाग था ए गेम ऑफ चेस, पहले डेड फिर चेस, माने ए गेम ऑफ चेस, पहला थी ब्यूरियल ऑफ द डेड। और तीसरा द फायर सरमन, क्या था? द फायर सरमन। अगला क्या था? डेथ बाई वाटर। तो 5 भाग हो गए। पहला भाग द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दूसरा भाग ए गेम ऑफ चेस, तीसरा भाग द फायर सरमन, चौथा भाग डेथ बाई वाटर और 5वां भाग वाट द थंडर सैड। क्या था 5वां भाग? वाट द थंडर सैड। 5 भाग देख लिए। द ब्यूरियल ऑफ द डेड आते हैं, पहले मरोगे, फिर चेस खेलोगे, फिर आग उगलोगे, फिर पानी और फिर बिजली कड़केगी। जब पानी बरसेगा तब बिजली कड़केगी। तो मरना, चेस खेलना, फायर आग, जब आग पड़ेगी तब पानी बरसेगा, जब पानी बरसेगा तब वाट दी थंडर सैड होगा। 1925 में आई हैलोमैन। क्या आई? दी हैलोमैन, HALLOW, हैलोमैन। 1927 से 54 के मध्य में आई, मतलब सीरियल में आई कविता एरियल पोएम्स आई। कौन सी कविताएं आई? एरियल पोएम्स आई। 1927 में ही एक और कविता आई द जर्नी ऑफ द मैगी। क्या आई? द जर्नी ऑफ द मैगी। 1928 में आई द सॉन्ग ऑफ साइमोन। क्या आई? द सॉन्ग ऑफ साइमोन। 1930 में आई एस वेडनेसडे और 1931 में आई कोरियोलैनस। फिर एक बार देख लो, ए
कुकिंग एग, ये तो 1920 की है। 22 में वेस्टलैंड आया, 5 भागों में आया। 434 लाइन में आई, 5 भाग। पहले ब्यूरियल ऑफ डेड है, फिर ए गेम ऑफ चेस है, द फायर सरमन है, डेथ बाई वाटर है, व्हाट दिस थंडर सेड है। 25 में हेलो मैन आया। 27 से 54 एरियल पोएम्स आई। 27 में एक पोएम और आई, जर्नी ऑफ द मैगी। 28 में ए सॉन्ग ऑफ साइमोन आया। 30 में एस वेडनेसडे और 31 में कोरियोलैनस आया। अब 39 में ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स क्या आई? ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स जो थी, इन दी पोएम क्यून्स बुक ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की रानी की जो किताब थी रेड क्रॉस की, उसमें ये प्रकाशित हुई। और 39 में कौन कविता आई? दी मर्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिनकल। द मर्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल। मर्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल। द मर्चिंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल डॉग्स, पॉलिकल डॉग्स इन द क्यून्स बुक ऑफ रेड क्रॉस। ये भी क्यून बुक ऑफ रेड क्रॉस में आई। बिली मिस्टर काउ ए रिमार्केबल पैरट, ये कविता जो है ये आया बिली एम काउ। क्या था? बिली एम काउ। इसका दूसरा नाम था दी रिमार्केबल पैरट। 1943 से 45 के मध्य में आई। 4 क्वार्टर्स में आई। बर्ट नॉर्टन 1936 में। एस्ट कोकर 1940 में। दी ड्राई सैलवेज 1941 में। लिटिल गाइडिंग 1942 में। फिर एक बार देख लो। 39 में ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, मार्किंग सॉन्ग ऑफ द पॉलिकल डॉग्स, बिली एम काउ, द रिमार्केबल पैरट। और 43-45 में आई। 4 क्वार्टर आए, क्वार्टर्स में आए। कौन कौन? ब्रंट नॉर्टन 1936, एस्ट कोकर 1944, द ड्राई सैलवेज 1941 और लिटिल गिडिंग 1942। ये 4 क्वार्टर्स आए। कौन कौन? बर्ट नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सैलवेज, लिटिल गाइडिंग। 36, 40, 41, 42। अब पोएटिक प्लेज हैं, जो इनके पोएटिक प्लेज हैं मतलब काव्य में इनके जो नाटक हैं वो 7 हैं। कौन कौन हैं? 1926 में आया शिवने एगोनिस्ट। क्या आया? शिवने एगोनिस्ट पहला। दूसरा है दी रॉक, 1934 में आया। कौन सा? दी रॉक, 1934 में। 1935 में आया मर्डर इन दी कैथेड्रल। मर्डर इन दी कैथेड्रल। मर्डर इन दी कैथेड्रल। और 1939 में आया दी फैमिली रियूनियन। 1949 में आया दी कॉकटेल पार्टी। 1949 में आया कॉकटेल पार्टी। 1953 में आया द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। और 1959 को आया द एल्डर स्टेट्समैन, जो पहले प्रकाशित हुआ 1958 को और बाद में प्रकाशित हुआ 1959 को। तो ये इनके 7 पोएटिक प्लेस थे। पहला था शिवने एगोनिस्ट्स, दूसरा था दी रॉक, तीसरा थी मर्डर इन दी कैथेड्रल, चौथा था दी फैमिली रियूनियन, और 5वां था कॉकटेल पार्टी, 6वां था कॉन्फिडेंटल क्लर्क, और 7वां और अंतिम दी एल्डर स्टेट्समैन। फर्स्ट पहले प्रकाशित हुआ 58 को और फिर प्रकाशित हुआ 59 को। पहला इनका पोएटिक जो था शिवने एगोनिस्ट वो 1926 को, दूसरा जो था दी रॉक वो 1934 को, तीसरा था मर्डर इन दी कैथेड्रल 1935 को, चौथा फैमिली रियूनियन 1939 को, कॉकटेल पार्टी 1949 को, और कॉन्फिडेंटियल क्लर्क 1953 को, और एल्डर स्टेट्समैन ये 1959 को। पहले 58 को फिर 59 को। अब आ जाएगा प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स। अब ये तो इनके पोएटिक हुए, अब प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स। प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स में इनका पहला है द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। हमने बताया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो उन्होंने लेक्चर दिए वो प्रकाशित किए गए पोट्री पर, तो उसका क्या शीर्षक रखा गया? द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। अगला है द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। अगला है नोट्स टूवर्ड्स ए डिफिनीशन ऑफ कल्चर। नोट्स टूवर्ड्स ए डिफिनीशन ऑफ कल्चर।
अगला है सिलेक्टेड एसेज, अगला है ऑन पोट्री एंड पोएट्स, इस पर इन्होंने खूब लिखा है ऑन पोट्री एंड पोएट्स। अगला है टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक, और अगला पॉपुलर एसेज इन क्रिटिसिज्म आर इन द सैक्रेड वुड्स, सबसे पॉपुलर एसे है वो कौन सा है, द सैक्रेड वुड्स 1920 में आया। सम ऑफ देम, उनमें से कई निबंध आए, शीर्षक तो आया सैक्रेड वुड्स, उसमें कई निबंध थे, उनमें से कुछ हैं जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, पोट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, बायोग्राफी आई चार्ल्स विगब्ले, ए मेमोरिया, एक मेमोर है क्या, किसका, चार्ल्स विगब्ले। तो एक बार फिर देख लो प्रोज वाले वर्ग फिर देख लो। पहला है इन यूज द यूज ऑफ पोट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी, नोट्स टूवर्ड्स ए डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सिलेक्टेड एसेज ऑन पोट्री एंड पोएट्स टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक। अगला है पॉपुलर एसेज इन क्रिटिसिज्म, एक इनका पॉपुलर एसे आया सैक्रेड वुड्स 1920 को, जिसमें कुछ निबंध हैं ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट और पोट्री और ड्रामा। और अगला है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, बायोग्राफी इनकी है चार्ल्स विगब्ले जो एक मेमोयर है। तो ये तो इलियट साहब से हुआ, क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत 2-4 बार देखिएगा। इसमें कंप्लीट बायोग्राफी हमने करने की कोशिश की है, कुछ भी पॉइंट इसमें टीजीटी पीजीटी से नहीं छूटेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।